युद्ध और चुनाव में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे युद्ध और महायुद्ध के लिए योद्धा अपने अपने बख्तरबंद हथियारों से तैयारी करते हैं, वैसे ही चुनाव के युद्ध के लिए लोग और जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी टोली को लेकर रणनीति बनाते हैं और तैयारी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेबाक छवि के लिए जाने वाले नेता और कांग्रेस के विधायक, भितरवार से विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। कुछ देसी ठेठ अंदाज में भी इनका बेबाक अंदाज प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। स्वागत है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके क्षेत्र में भितरवार में बीजेपी द्वारा जो प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है और वो प्रत्याशी पूर्व में कांग्रेस के ही सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और एक पद पर रहे हैं। कैसे आप अपनी तैयारी के साथ रणनीति अपनाएंगे कि आपको फिर से विजय प्राप्त हो? देखिए, नेता का काम होता है जनता के बीच में अपनी बात रखना और जनता के विकास कार्यों में हमेशा उनका साथ देना। मैं पिछले 33 साल से पूर्व में इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम गिर्द हुआ करता था। डिलिमिटेशन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बदल के भितरवार हुआ है। पिछले 33 साल से मैं जनता के बीच में सतत संपर्क में रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव को किस दिशा में ले जाएंगे ये उस क्षेत्र की जनता तय करती है और मुझे जनता पे पूरा भरोसा है। जैसा मैं मिलता जुलता हूँ, मेरे को बातचीत से लगता है कि 2023 के चुनाव में पुनः फिर भितरवार क्षेत्र का मतदाता कांग्रेस को यहाँ से प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेगा। आपकी दो प्रकार की शैली हमारे सामने आई है। एक तो आपको कार्यकर्ता और जमीनी स्तर का व्यक्ति, आपकी विधानसभा का एक आम व्यक्ति फ़ोन लगाता है, रात को 12 बजे आप पहुंच जाते हैं, पानी चल रहा है खेतों में, वहाँ पहुंच जाते हैं, हाँ भैया बताओ क्या बात है। दूसरा एक ठेठी देसी अंदाज है कि उस लोगों को लगता है कि आप कड़वे बोल देते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं चूँकि वैसे मैं JNK भी पास आउट हूँ, लेकिन मेरा कल्चर, मेरा रहन सहन हमेशा मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ। आदमी पढ़ लिख के या बड़ी पोस्ट पर पहुँचने के बाद मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि उसको अपनी पूर्व का इतिहास, जहाँ से आपका जन्म हुआ है, उसको मुझे लगता है भूलना नहीं चाहिए। मेरी भी ऐसी सोच है कि मैं चूँकि ठेठ गांव का रहने वाला हूँ, पढ़ लिख के हम बड़े ओहदे पे पहुँच जाएं, विधायक बन जाएं, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने पुराने इतिहास को, पुरानी अपनी परंपराओं को, पुराने लोगों को कभी भूलता नहीं। कल्चर को नहीं भूलते? कल्चर को भी नहीं भूलता और यही कारण है कि मैं अपने लोगों के बीच में हमेशा उसी देहाती भाषा में बात करता हूँ और लोग पसंद भी करते हैं और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि ये 3-3, 4-4 बार का विधायक हो गया और उसके बाद इसको घमंड नहीं है, ये स्वतः ही हमारे बीच का बंदा है, हमारे जैसी बातें करता है, हमारे बीच में हमारी बातें को गंभीरता से सुनता है। आपके कार्यकाल में आप विधायक भितरवार रहे हैं और हैं अभी वर्तमान में और आगे की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपने अपने जो आमजन हैं उनके लिए स्वरोजगार स्थापित करने का प्रयास किया है? 1.5 साल में आपकी कांग्रेस की सरकार रही, ऐसा कौन सा एजेंडा है, ऐसा कौन सा कार्य है आपका जिससे आपको 100% वहाँ के मतदाताओं पर विश्वास है कि आपको फिर से लेकर के आएंगे और आप फिर से सरकार बनवाएंगे? देखिए, भितरवार विधानसभा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का भौगोलिक स्थिति के हिसाब से 48% एरिया में ओनली फॉर भितरवार विधानसभा और 52% में ग्वालियर जिले की 5 विधानसभा है। मैं ये आप लोग समझ सकते हैं कि आधे में भितरवार है और आधे में 5 विधानसभा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मेरा जो विधानसभा है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो नॉन एरिकेटेड है, एक एरिकेटेड है। एरिकेटेड एरिया दैट इज़ द चीनो और भितरवार सर्किल और नॉन एरिकेटेड एरिया है हमारा घाटी गांव, इसमें 100% ट्राइबल रहता है। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का जो ट्राइबल है, हमारा आदिवासी समाज है, वो 90% आदिवासी समाज ओनली फॉर भितरवार विधानसभा में निवास करता है, भितरवार में भी घाटी गांव ब्लॉक में।
तो मेरा हमेशा ये सोच रहा कि जब से मैं विधायक बना हूँ, ये मेरा और मेरे भितरवार क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य रहा कि जनता मुझे तो चुनती रही, लेकिन प्रदेश में सरकार हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बनती रही। और हम लोगों को 14 महीने का, अभी हमारा 18 में सरकार बनी, 14 महीने की सरकार बनी। उस 14 महीने में मैंने अपने क्षेत्र में जो अति आवश्यक वर्क थे, काम थे, उनको करने का मैंने पूरा काम किया था। और मैंने और हमारी पार्टी ने कभी ये मस्तिष्क में ऐसा कभी रहा नहीं कि हम लोग 14 महीने में चले जाएंगे। ये हमारी सरकार तो एज ए एक्सीडेंट की तरह चली गई। मेरे ध्यान में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो स्वरोजगार को लेकर, हमारे क्षेत्र में पानी को लेकर, ऐसी बहुत सारी बातें थीं जिनको हम लोग करना चाहते थे, लेकिन बीच में गवर्नमेंट चली गई तो नहीं कर पाए। मैंने, ऐसा नहीं है कि सरकार किसी की भी हो और मैंने प्रयास नहीं किया। मैं लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी से सतत संपर्क में रहता हूँ, पत्राचार करता रहता हूँ। मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं, लगातार मैं पत्राचार करता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि विपक्ष का जहाँ विधायक है, उस क्षेत्र को वो हमेशा इंटेंसली जो है वहाँ के कामों में ब्रेकिंग करने का वो काम करते रहें। उसी का परिणाम है कि हमारी सोच के अनुरूप हम लोग जो है विकास नहीं कर पाए। इस बार जो मध्य प्रदेश के तमाम सारे आवाम का जो सोच है और आवाम का जो रुझान आ रहा है, उससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ जो हमारे कुछ काम रुके हुए हैं, उनको प्रायोरिटी पे करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने बताया, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और वहाँ से पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर आपने शिक्षा लिया, हमें पहले से ही पता है। एग्रीकल्चर क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को स्वरोजगार के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ये पूर्व से ही हमारे नए भारत के निर्माण में इस तरह की विविध जो मैनेजमेंट चले हैं, वो अभी दुनिया के सामने आए हैं। तो आप उस फील्ड से ग्रेजुएट हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, क्या कोई इस तरह की रणनीति और योजना अपनाते हैं ताकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले और हमारे देश को कृषि जो प्रधान देश है उसकी सूची में और आगे लाया जा सके? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। मैं चूँकि JNK पास आउट हूँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, चूँकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 100% कृषि पर आधारित है। कृषि सेकेंडरी हमारे यहाँ जो ट्राइबल है, उसमें हमारे यहाँ खदान माइनिंग का भी काम हल्का फुल्का होता है। मेरी प्रायोरिटी ये रही है हमेशा कि कृषि को कैसे हम लोग बढ़ावा दें। अभी जब हम लोगों की 14 महीने गवर्नमेंट रही थी तो मेरा प्लान था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से उस समय चर्चा की थी और मैं ये तय किया था, और वो तो गवर्नमेंट हमारी बीच में चली गई, नहीं तो मैंने फ्रूट प्रोसेसिंग का एक बड़ा प्लांट मैंने अपने यहाँ डालने की प्लानिंग की थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों की गवर्नमेंट वही। मेरे ध्यान में बहुत सारी ऐसी योजना है, यदि समय आया और ऐसा हमको मौका मिला तो निश्चित तौर पर मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और क्षेत्र ही नहीं, ग्वालियर चंबल के लिए ऐसी बहुत सारी योजना है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मैं प्रयास करूंगा कि वो योजनाओं को हम लोग मूर्त रूप देने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि शायद घाटी गांव क्षेत्र भी आपकी विधानसभा में आता है। हमारे अपनी रिपोर्ट के अनुसार हमने वहां विजिट किया तो हमने पाया कि वहां के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में एक अधिकारी आपके उस ब्लॉक में, जिनको SDOP बोलते हैं, वहाँ व्यक्तिगत तौर पर विजिट करते हैं और जानते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा है उसका क्या स्तर है। वहाँ पर उन्होंने पाया कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 10 से 15 साल के हो गए, उनके आधार कार्ड तक नहीं बने, शिक्षा की तो दूर की बात है, उनके स्कूल में एडमिशन तक नहीं हुए हैं। क्या आप फिजिकली विजिट करके वहाँ इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं? देखिए, जिस अधिकारी के आपने बारे में बात की है, वो हमारे यहाँ के एक ऐसे अधिकारी आए हैं SDOP के रूप में घाटी गांव में, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा निहार्थ गरीबों की तरफ वो ध्यान रखने वाले हैं। और वो उस अधिकारी का मैं नाम बताना चाहता हूँ, वो संतोष पटेल करके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रॉयल अफसर हैं
और वो मैं कई बार देखता हूँ एक एक्सीडेंट हो गया था और वो उस एक्सीडेंट में वो बंदा खुद अपनी गाड़ी में बिठा के उनको हॉस्पिटलाइज कराया। एक बंदा ऐसा था जिस वो निकलते थे अपने ट्रैक पे, तो एक बंदा एक पेड़ के नीचे कई दिनों से उनको बैठा दिखता था, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। तो उन्होंने जब 2-4 बार वो निकले और उसी पेड़ के नीचे उनको वो मिलता रहा, तो उन्होंने फिर उस बंदे से तत्काल कराया। तो मुझे लगा कि ऐसे अफसर यदि इस धरती पर, इस मध्य प्रदेश और देश में यदि इस तरह के अफसर यदि वर्किंग में आ जाएं, तो मुझे लगता है हमारा देश निश्चित तौर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और मुझे लगता है यहाँ करप्शन, भ्रष्टाचार और ये लूट फरेब के जो बहुत सारे काम होते हैं, मुझे लगता है उनसे निजात मिलेगी, इनसे निजात मिलेगी। मैं ऐसे अफसर को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे वो बढ़ें, प्रोग्रेस करें और एक वरिष्ठ पोस्ट पे जाने का वो ऊपर वाले से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। काम, इस तरह का काम सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, वह पुलिस अधिकारी हैं, ये बहुत अच्छा सरोकार है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा ये नेताओं का, विधायक का भी काम है। आपकी ओर से उस क्षेत्र में जो बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है और उनके एडमिशन के लिए कोई ऐसा अभियान चलाया जा सकता है ताकि वो उनका काम जो हो रहा है उसके अलावा आपके माध्यम से आपके कार्यकर्ता या आपका कोई सहयोगी वहाँ बढ़ावा दे करके उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया जा सके? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। ट्राइबल सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ है। एकता परिषद एक संस्था है। एकता परिषद संस्था ने बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट में काम किए। मैं भी कई बार उनकी मीटिंगों में, उनके हर प्रोग्राम में मैंने भी अपने आप में भागीदारी की है। ट्राइबल हमारा जो बच्चे हैं, ट्राइबल के जो बच्चे हैं, वो बच्चे पहले के कंपैरिजन में और आज के कंपैरिजन में बहुत सारा बदलाव आया। कई ट्राइबल के बच्चे आज मेरे क्षेत्र के अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जितना उनको शासन की तरफ से जितनी सुविधाएं एजुकेशन के लिए, रहन सहन के लिए होना चाहिए उतनी नहीं हो पा रही हैं। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि ट्राइबल के नाम पर हर गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का बजट देती है, लेकिन धरातल पे वो बजट ट्राइबल के बीच में न के बराबर पहुंचता है। और मैं तो इस बात को बिल्कुल बेबाक तरीके से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश के समूचे ट्राइबल को हम ऐसी योजनाओं से जोड़ेंगे कि उससे ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को, हमारे बच्चों का, उनके अभिभावकों का, उनका कहीं न कहीं इस तरह की जो असुविधा होती है इसको सुविधा के रूप में हम लोग परिवर्तित। क्या उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस की सरकार यदि बनती है तो आपके विधानसभा क्षेत्र जो कि घाटी गांव में, घाटी गांव का भी एरिया आता है, वहाँ पर ट्राइबल लोग हैं, उनकी तस्वीर बदलने का हम इंतज़ार कर सकते हैं या ऐसी आशा कर सकते हैं? तस्वीर ही नहीं है मेरे ध्यान में। और जब मैं मिनिस्टर था अभी पिछले 18 में, तो उस समय मैंने हमारे ट्राइबल के लिए जो अभी जो उनके मजरे टोले बने, जहाँ झोंपड़ियाँ बना ली हैं, एक दो मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो जौरा श्यामपुर है, उस समय मैंने जौरा श्यामपुर में हमारे ट्राइबल के जितने भी मजरे टोले थे सारों को तुड़वा के फिर मैंने कॉलोनी के रूप में उनके जिसके जहाँ घर थे वहाँ कॉलोनी के रूप में डेवलप किया। अभी आप जौरा में जाके एक एग्जाम्पल देख सकती हैं। बड़ी प्लानिंग थी हमारी। और आने वाले समय में यदि हम लोगों को मौका मिला, गवर्नमेंट कांग्रेस की आती है, तो ट्राइबल के जितने भी जो नॉन सिस्टम के हिसाब से उनके रेसिडेंस बने हैं, वो सारे के सारे सिस्टम के हिसाब से कॉलोनी का रूप दे के उनको सबको हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। ये मेरा पहला मिशन और मेरा टारगेट है, प्राथमिक काम है ये। अभी बीजेपी लाडली बहनाओं की एक बम्पर योजना लेकर के आई है, जिससे उनकी सभाओं में महिलाओं का जमावड़ा ज़्यादा रहता है। इस योजना से 1000 से लेकर 3000 तक की राशि का आवंटन किया जा रहा है और आगे करेंगे। आप इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं इसके बारे में तो आपसे ही मेरा प्रश्न है। मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लाडली बहना योजना की जो बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लाडली बहना योजना माननीय शिवराज सिंह जी लेके आए, और कब लेके आए? जब मध्य प्रदेश में 2023 का जनरल इलेक्शन है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है
क्या माननीय शिवराज सिंह जी को 18 साल अपनी बहनों की याद आई? क्या 18 साल पहले मध्य प्रदेश में उनकी बहन नहीं रहती थी? ये सारे के सारे जो स्टंट हैं ये चुनावी स्टंट हैं। और मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या आप लोगों को भी लगता होगा, कि ये 1 महीना और बचा है। आफ्टर इलेक्शन के 1.5 महीने बाद ये योजना भी नहीं रहेगी, ये खुद भी नहीं रहेंगे। आज मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए इनडायरेक्ट जो घूस देने का काम किया है, समूचे मध्य प्रदेश की हमारी बहनें ये सारी बातें समझ चुकी हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, कई हमारी बहनों ने तो ये पैसा रिफंड किया है। अरे वाह। आप, हाँ, रिफंड किया है, बोले हमें नहीं चाहिए इस तरह का पैसा। ये इनडायरेक्ट घूस दे के वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। और ये पूरे मध्य प्रदेश का आवाम, हमारी बहनें सारी बातें ये समझ चुकी हैं। सरकार यदि आपकी आती है तो ये योजना बंद होगी? देखिए, ये योजना बंद नहीं होगी। आदरणीय कमलनाथ जी ने भी 1500 रुपये देने की बात की है, लेकिन हमारी योजना में और उनकी योजना फ़र्क ये है कि हमने चुनाव के पहले अनाउंस किया है। हम सरकार में नहीं है, ये 18 साल से सरकार में रहे और 18 साल में इन्होंने नहीं दी। आज ये दे रहे हैं, जो लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं। ये मेरा प्रश्न ये है कि ये 18 साल से यदि देते रहते तो हमको लगता कि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व हमारी बहनों की चिंता कर रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी स्टंट है। कमलनाथ जी ने ये घोषणा की है कि हम यदि सरकार बनती है तो हम 1500 रुपये देंगे। तो हमारी योजना में, हमारे अंतर्भावना में, हमारे मन में कोई कपट नहीं है। हम पहले से ये कर रहे हैं, हम कोई चुनावी मुद्दा इसको नहीं बना रहे हैं। और हमारा यदि गवर्नमेंट बनती है, और कमलनाथ जी की एक क्वालिटी है, देश में ऐसे नेता हैं कि जो उन्होंने बोला है, जो कहा है, सो किया है, और कमलनाथ जी इसको करके दिखाएंगे। हमारा आपसे एक अंतिम सवाल है। अभी वर्तमान में बीजेपी की एक दूसरी लिस्ट जारी हुई थी, उसमें 6 केंद्रीय मंत्रियों के नाम आए, और उन नाम के आने के बाद जिन कैंडिडेट्स को घोषित किया गया उनको खुद ही नहीं पता कि हमारे नाम आने वाले हैं। ऐसे दिग्गज नेता कह सकते हैं उनको, केंद्रीय मंत्री से लेकर के राष्ट्रीय महासचिव तक। क्या बीजेपी के अंदर कोई कौतूहल है? देखिए, वैसे तो ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करना चाहिए। चूँकि अब मुझे आपने किया है, तो मेरे पास तो एक लाइन का जवाब यही है कि जब कोई युद्ध होता है और युद्ध में यदि जो वीर योद्धा होते हैं, यदि उनको ही झोंक दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो युद्ध को मॉनिटरिंग कर रहा है, युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा है, मुझे लगता है कि वो भयभीत है, घबरा गया है, उसको लग रहा है। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने अपने जो आखिरी योद्धा थे उनको उतारा। इससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के आवाम का मिजाज ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समझ गया है, और मुझे लगता है उनके पास इनसे बड़े कोई योद्धा नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मूल रूप से घबराहट, उनके अंदर जो आपने कौतूहल शब्द कहा है, ये वही शब्द है और वही घबराहट है कि ये लोग आज ऐसे नेताओं को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विधायक भितरवार लाखन सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। थैंक यू। जय हिंद।